कई सारे बच्चे हैं जिनको ये समस्याएं आती हैं कि सर सेंट्रल आइडिया हम कैसे लिखें, या क्या हम खुद से सेंट्रल आइडिया बना करके लिख सकते हैं। सर सेंट्रल आइडिया हम कितने शब्दों में लिखें जिससे हमें मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं। तो जी हां बच्चों, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको भी नहीं पता है कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाए और एग्जाम में कौन कौन से वो सेंट्रल आइडिया हैं जो पक्का आएंगे, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है सोमेश, आपका स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। कई सारे बच्चे हैं जिनको ये समस्याएं आती हैं कि सर सेंट्रल आइडिया हम कैसे लिखें। क्या सर अगर हमने पोएम को अच्छे से समझ लिया है, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लिया है, तो क्या हम खुद से सेंट्रल आइडिया बना करके लिख सकते हैं। सर सेंट्रल आइडिया हम कितने शब्दों में लिखें जिससे हमें मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं। तो जी हां बच्चों, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको भी नहीं पता है कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाए और एग्जाम में कौन कौन से वो सेंट्रल आइडिया हैं जो पक्का आएंगे, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जी हां, आपके सिलेबस में टोटल 5 पोएम है। 5 पोएम में से बेटा कोई भी 3 पोएम का सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर सकते हैं। अगर पांचों पोएम की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से पता है, आपने उसको पढ़ रखा है, तब आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप उसी को अपने सेंट्रल आइडिया में लिख सकते हैं। बस कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो भैया क्या ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि जब भी हम सेंट्रल आइडिया लिखने जाएं तो हम पोएम का जो टाइटल है, यानी पोएम का जो नाम है, और जो भी हमारे पोएट हैं उनका नाम है, उनको हम जरूर लिखेंगे, है ना। तो भैया हम ध्यान देंगे कि नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट, तो ये हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप समरी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप समरी लिख सकते हैं, या जिसको आप बोलते हैं थीम, ठीक है। समरी या थीम हम लिख देंगे कि आखिर उस पोएम में किस चीज के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो अगर हम इतना कर लेते हैं तो मेरे भाई आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। और 5 सबसे आसान, सबसे छोटा सेंट्रल आइडिया लेकर के आया हूं कि अब इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ इतना तैयार कर लो अब एग्जाम में, इससे ऊपर आपको कुछ याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। माई मदर एट 66 जो पहली पोएम है ना, द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। तो भैया यहां पर आपने पोएम का नाम भी बता दिया कि हमारी जो पोएम है क्या है, माई मदर एट 66, और आपने पोएट का नाम भी बता दिया, इज कंपोज्ड बाई कमला दास, है ना, कि जो पोएम है माई मदर एट 66 उसको कमला दास जी द्वारा लिखा गया है, कंपोज किया गया है। तो ये आपको सारी पोएम में, है ना, जो भी पोएम होगी आप उसका टाइटल और कंपोज्ड बाय में आप उनके पोएट का नाम आराम से लिख देंगे। उसके बाद आप जो है बताएंगे कि इस पोएम में आपने क्या क्या समझा है, इस पोएम में किस चीज को रखा गया है, किस चीज के बारे में ये पोएम हमें बताती है। द पोएम ब्रिंग्स आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, तो ये जो कविता है, ये जो मानव संबंध है, उनकी जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, उसको लेकर के उसको हमें उजागर करती है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज एजिंग, और ये जो पोएम है इसका सेंट्रल आइडिया है एजिंग, यानी कि बढ़ती हुई उम्र, और सेपरेशन, है ना, यानी कि अलग होना, ठीक है। तो इस कविता में जो कमला दास जी होती हैं वो अपनी माता जी से अलग होने का विचार आता है। क्यों? क्योंकि उनकी माता जी की उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, ठीक है। अब बहुत तेजी से क्या बढ़ रही होती है, वो तो वैसे ही बढ़ रही होती है जैसे उम्र बढ़ती है ना। लेकिन कमला दास जी को ये रियलाइज होता है बहुत ही दुख के साथ कि अब उनकी माता जी बूढ़ी हो गई हैं, और इस बात को लेकर के अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, चिंतित हो जाती हैं, क्योंकि वो अपनी माता जी से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। तो उनको अपनी माता जी से दूर होने का दुख होता है। वो जब सोचती हैं कि उनकी माता जी उनसे दूर हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, तो इस बात को सोच करके वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। तो यही सारी चीजें यहाँ पर है। अब जो एजिंग है वो क्या है, विच इज द इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, जो कि प्रकृति का शाश्वत नियम है। द पोएटेस हैड गॉन टू मीट हर मदर हुज पेल फेस मेड हर रियलाइज दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड। तो पोएटेस अपनी माता जी से मिलती है तो उनको ये महसूस होता है कि अब उनकी माता जी बूढ़ी हो गई हैं। द पोएटेस बिकम्स रियली अपसेट, और इस वजह से जो पोएटेस हैं वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। द पोएटेस आल्सो मेंशंस द क्लोज रिलेशनशिप विच अ मदर एंड अ डॉटर शेयर,
और वो ये भी बताती हैं कि कैसे इन दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा था। वाइल गोइंग अवे फ्रॉम हर मदर हु हैज ग्रोन ओल्ड, पोएटेस गेट्स डीपली सैडन्ड। और जब वो अपनी माता जी से अलग होती हैं तो पोएटेस बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। तो ये है सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66 का। ठीक इसी प्रकार से कीपिंग क्वाइट, है ना। तो कीपिंग क्वाइट का अगर सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है तो सबसे पहले आप भैया टाइटल डाल दोगे। अब टाइटल में क्या लिख दोगे, पोएम का नाम जो है वो तो आपको पता ही है, द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूडा। तो आपने इनका नाम लिख दिया जो पोएट हैं, ठीक है। द पोएम एम्फेसाइजेस द नीड ऑफ कीप साइलेंट फॉर अ मोमेंट एंड डू नथिंग, है ना। कि तो जो पोएम है ये जोर देती है कि हम क्या करेंगे, शांत रहेंगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। हम एक क्षण के लिए शांत रहेंगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे, एंड डू नथिंग। इट कॉल्स फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, और ये हमें आत्म विश्लेषण करने के लिए कहती है कि हम अपने अंदर झांक करके देखें कि आखिर हम क्या चाहते हैं, है ना। हम दुनिया के चक्कर में बहुत पड़े रहते हैं, इधर उधर बहुत पड़े रहते हैं, लेकिन हमें खुद के अंदर झांकने की आवश्यकता है कि आखिर हम क्या चाहते हैं, so that we can understand what we are doing, ताकि हमें पता चले आखिर हम क्या कर रहे हैं। The poet Pablo Neruda asks us to stop wars, hate pollution, killing of animals and hurting ourselves as well as others। तो जो पोएट है पैब्लो नेरूडा वो हमसे कहते हैं कि हम वॉर रोक दें, है ना। जो घृणा है, पॉल्यूशन है, एक दूसरे को चोट पहुंचाना है, ये सारी चीजें हम बंद कर दें और हम ना खुद को नुकसान पहुंचाए ना दूसरों को। He wants us to spare some time to go deep into the soul, और वो चाहते हैं कि हम कुछ अपने लिए खाली वक्त निकालें और अपने अंदर झांकें। For Neruda साइलेंस इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, और नेरूडा जी के लिए जो शांति है वो क्या है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सार्वभौमिक भाषा है। एंड हेंस, और इसलिए व्हेन साइलेंस प्रिवेल्स, और जब भी जो चुप्पी होती है, शांति होती है, वो लागू होती है, देयर विल बी नो लैंग्वेज बैरियर्स। तो यहां पर कोई भी भाषा का बैरियर नहीं होता, कोई भी भाषा का बंधन नहीं होता, और मिसकम्युनिकेशन, और कोई भी मिसकम्युनिकेशन भी नहीं होता है। The poet believes that this silence will change our perspective and thinking because it does not mean inactivity but patience like nature। और जो पोएट है उनका ये मानना है कि ये जो चुप्पी है ये हमारी सोच को, हमारी दृष्टिकोण को बदल देगी, क्योंकि चुप्पी का मतलब क्या है, चुप्पी का मतलब निष्क्रियता नहीं है बल्कि धैर्य है, जैसे कि प्रकृति का होता है। तो इस पोएम में इस चीज की बात करी गई है। फिर अगली पोएम आती है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। यहां पर भी हमने सेम वही चीज लिखी है, पहले टाइटल द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। तो ये तो आपको लिखना ही लिखना है ना। उसके बाद आप उस पोएम के बारे में जो भी आपको पता है भैया वो आप लिख सकते हैं। द पोएम गिवन अस अ मैसेज, तो पोएम हमें एक संदेश देती है दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, की कोई भी जो खूबसूरत चीज होती है उसकी खूबसूरती हमेशा हमेशा के लिए रहती है, वो हमें सदैव आनंद प्रदान करती है। ब्यूटी इज अ कॉन्सेप्ट, तो ब्यूटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा तथ्य है दैट इज फाउंड एवरीवेयर अराउंड अस, जो कि खूबसूरती हमारे चारों ओर भैया पाया जाता है। एंड दस नेवर एंड्स, और इसलिए ये कभी भी खत्म नहीं होता। वी कैन फाइंड ब्यूटी इन एवरीथिंग अराउंड अस, तो हम किसी भी चीज में जो हमारे आसपास है उसमें खूबसूरती पा सकते हैं। अवर अर्थ इज फुल ऑफ इन्यूमरेबल ब्यूटीफुल थिंग्स, तो हमारी पृथ्वी असंख्य चीजों से, असंख्य खूबसूरत चीजों से भरी हुई है। दैट आर अ पार्ट ऑफ नेचर, जो कि हमारे प्रकृति का हिस्सा है। अकॉर्डिंगली थिंग्स ऑफ ब्यूटी इनकरेजेस अस टू मूव फॉरवर्ड, और इसी अनुसार जो भैया कोई भी जो खूबसूरत चीज होती है वो हमें प्रोत्साहित करती है कि हम जीवन में आगे बढ़ें। बी हैप्पी, खुश रहें, एंड बी पीसफुल, और पीसफुल रहें, शांति रहें, ठीक है जी, शांति पूर्वक रहें। इट मूव्स अवे द पाल ऑफ मिजरी, ये हमारे जो दुख का आवरण है, सॉरो, है ना, जो हमारा दुख है, दर्द है, पीड़ा है, एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, और जो हमारी निराशा है ऑफ अवर लाइफ, हमारे जीवन की जो जीवन के जो दुख हैं, निराशा है, इन सारी चीजों का जो आवरण है उसको जो भी खूबसूरत चीज होती है वो क्या करते हैं, उस आवरण को हटा देती है ना। तो जो खूबसूरती होती है वो भैया हमारा दुख दर्द सब कुछ क्या करती है, सब कुछ ले जाती है, हटा ही देती है, हमें खुश कर देती है ना। हमारी निगेटिविटी को, जो भी ब्यूटीफुल थिंग होती हैं वो हमारी निगेटिविटी को हटा देती हैं। चलिए फिर है अ रोड साइड स्टैंड। द पोएम अ रोड साइड स्टैंड इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो रोड साइड स्टैंड को जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखा है, कंपोज किया है। इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ट्राइज टू डिपिक्ट द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल ऑफ विलेजेस। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जो गांव के गरीब लोग हैं उनके जीवन का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। द पोएम डिस्क्राइब द सैड सिचुएशन, अब ये जो पोएम है ये वर्णन करती है
सैड सिचुएशन यानी कि बुरी स्थिति के बारे में, ऑफ इकोनॉमिकली अंडरफेड रूरल पीपल यानी कि जो आर्थिक रूप से अल्प पोषित ग्रामीण लोग हैं उनके बारे में, हु आर ऑफन फूल्ड बाय कनिंग पीपल जो कि अक्सर मूर्ख बनाए जाते हैं धूर्त लोगों के द्वारा, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पिटीफुल कंडीशन और ये धूर्त लोग जिम्मेदार होते हैं इनकी इस दयनीय स्थिति के लिए, गांव वालों की दयनीय स्थिति के लिए। The rich people of the city do not care for the poor people और जो शहर के अमीर लोग होते हैं वो गरीब लोगों की कोई भी परवाह नहीं करते हैं। If they do stop at the roadside stand और अगर वो रोड साइड स्टैंड के पास रुकते हैं यानी कि सड़क के किनारे जो दुकान लगी होती हैं गरीब लोगों की, गांव वाले लोगों की, है ना, तो अगर ये अमीर लोग उस सड़क के किनारे रुकते भी हैं तो भैया क्या होता है, दे डू नॉट बाई एनीथिंग फ्रॉम दी स्टैंड, तो वो उस स्टैंड से, उस दुकान से कुछ भी नहीं खरीदते हैं। दस इसलिए द पोएट होप्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री साइड dwellers बट हिमसेल्फ कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, तो इसलिए जो पोएट हैं वो इस जो है गरीब गांव वालों के बारे में, उनके उन्नति के बारे में क्या करते हैं कि भैया आशा करते हैं कि इनकी उन्नति होगी, लेकिन वो स्वयं इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो अपने रीडर से ये कहना चाहते हैं कि भैया आप लोग जब कभी भी कहीं जाइए तो जो गांव के बेचारे गरीब लोग होते हैं जो कोई सामान रख करके बेच रहे होते हैं तो आप उनसे भी कुछ ना कुछ खरीदारी करते रहिए, है ना जी, क्योंकि वह बहुत ईमानदार होते हैं और वहां आपको क्या है, फ्रेश फ्रूट्स मिल जाएंगे, फ्रेश वेजिटेबल्स मिल जाएंगे, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है, आपके पैसे भी बच जाएंगे क्योंकि गांव के लोग तो सस्ता ही सामान देते हैं। वो तो शहरों में आके सामान का जो प्राइस होता है, कोई भी आइटम अगर हम खरीदते हैं उसका प्राइस जो होता है वो शहरों में महंगा हो जाता है, लेकिन गांव में तो वो सस्ता ही रहता है ना और फ्रेश भी रहता है। तो अगर हम उनसे कोई सामान खरीद लेते हैं तो इस प्रकार से हम उनकी हेल्प कर देंगे, और ये सिर्फ एक व्यक्ति के चाहने से नहीं हो सकता बल्कि हम सभी को प्रयास करना पड़ेगा। अगली पोएम है ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। The poem Aunt Jennifer's Tigers is composed by Edwin Rich। तो Aunt Jennifer जो टाइगर पोएम है इसको एडविन रिच द्वारा जो है वो लिखा गया है। इन दिस पोएम और इस कविता में एडविन रिच एड्रेसेस द इशू ऑफ मेल डोमिनेंस एंड हाउ इट कैन कंट्रोल ऑफ वुमेन्स बॉडी बट नॉट माइंड। तो इस पोएम के द्वारा, इस कविता के द्वारा एडविन रिच जी जो हैं वो बताती हैं कि कैसे हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है उस पर पुरुष प्रभुत्व है ना। ये जो हमारा जो भी समाज है इसमें महिलाओं की स्थिति बहुत क्या है, दयनीय है, और इस समाज में जो मेन जो अगर किसी भी परिवार को कोई व्यक्ति चलाता है तो वो कौन है, वो पुरुष है ना। तो जो पुरुष प्रभुत्वशाली मानसिकता है उसको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है जी, कि कैसे, और ये भी बताती हैं कि वो एक वुमेन के बॉडी पर तो कंट्रोल कर सकता है लेकिन उसके माइंड पर नहीं, क्योंकि विचार क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, विचार स्वतंत्र होते हैं, आप विचारों को कैद नहीं कर सकते, ठीक है। द पोएम ब्रिंग्स आउट द स्ट्रगल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ वुमेन हैज टू गो थ्रू इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। और ये पोएम जो होती है वो चुनौतियों को, द्वंद्व को, है ना, एक महिला की जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, उसके जीवन में जो द्वंद्व होता है एक पुरुष प्रभुत्वशाली समाज में रहते हुए उसको जिन जिन चुनौतियों से सामना करना पड़ता है उसके बारे में बताती है। ऑन जेनिफर द प्रोटैगनिस्ट इज सिंबॉलिक ऑफ वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसमें जो ऑन जेनिफर हैं जो कि इस कविता की मुख्य पात्र हैं वो महिलाओं का प्रतीक हैं जो पूरी दुनिया में है, यानी पूरी दुनिया की जो भी महिलाएं हैं ये उनका प्रतीक हैं। हु आर विक्टिम्स ऑफ ऑपरेशन एट द हैंड्स ऑफ द पैट्रियार्कल सिस्टम, जो कि क्या है, शोषण की शिकार हैं, है ना, शोषण की शिकार हैं किसके भैया, पैट्रियार्कल सिस्टम के। पैट्रियार्कल सिस्टम यानी कि जो पुरुष प्रभुत्वशाली जो समाज है हमारा, है ना, पुरुष सत्तात्मक समाज है ना, उसके शोषण की ये सारी लोग क्या हैं, शिकार हैं। The poem illustrates the poet's feminist concern by presenting the wild, exotic, powerful tigers embroidered by Aunt Jennifer and contrasting them with Aunt Jennifer herself। और ये जो पोएम है वर्णन करती है जो हमारी पोएट हैं उनके फेमिनिस्ट कंसर्न को, यानी उनके नारीवादी विचारों को, कि वो कैसे कि एक तरफ आंट जेनिफर हैं जो कि खुद बहुत ही कमजोर हैं, बहुत ही दुर्बल हैं, है ना, बहुत ही वीक हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक अपने टाइगर्स को बुना है जो कि टाइगर्स क्या हैं, एकदम इनके विपरीत हैं, वो एकदम निर्भीक हैं, वह किसी से नहीं डरते हैं, जो कि आंट जेनिफर जो हैं, है ना, आंट जेनिफर के कैरेक्टर के बिल्कुल ही विपरीत हैं, ठीक है। तो ये कंट्रास्टिंग है।
एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं। तो ये हो गया भैया, ये हो गई आपकी पांचों पोएम और पांचों पोएम की सेंट्रल आइडिया। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप अपना सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। मैं आपके लिए सबसे शॉर्ट सेंट्रल आइडिया लेकर के आया हूं। ये एक कंप्लीट पैकेज है आपके लिए, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और अगर आप पांचों पोएम के सेंट्रल आइडिया नहीं याद कर सकते हैं बेटा, तो सिर्फ कोई भी 3 सेंट्रल आइडिया जो आपको सबसे आसान लगे, जो भी पोएम आपको सबसे आसान लगे, आप किसी भी पोएम की 3, है ना, कोई भी 3 पोएम के सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर सकते हैं और एग्जाम में वही आएगा। मिलते हैं आपसे क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।